तो दोस्तों आज हम फिजिक्स का चैप्टर करने वाले इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए मैं कुछ बता दूं, जैसे अगर हमें कहीं जाना है बस से और हम बस स्टैंड जा रहे हैं और हम बस स्टैंड पहुंचे और वहां पे पहुंचने के बाद हमें पता चला कि गाड़ी लेट है, 1 घंटा लेट है, तो हम क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे या फिर रुकेंगे? रुकेंगे ना। अगर हमारी गाड़ी छूट गई, सो हमने पता किया दूसरी बस है, हम वापस घर आएंगे या दूसरी बस का इंतजार करेंगे? दूसरी बस का इंतजार करेंगे, वापस घर नहीं आने वाले। मान लो कि ये दूसरी बस भी नहीं है, सो हम क्या करेंगे? हम दूसरे साधन की तैयारी करेंगे, दूसरा साधन ढूंढेंगे। हो सकता है हम प्राइवेट व्हीकल से जाए, हो सकता है हम टैक्सी कर ले, हो सकता है हम ट्रेन का पता करें और उससे हम जाए, यानी हम जाएंगे जरूर, वापस घर नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन अगर अब कोई साधन नहीं मिला तब हम क्या करेंगे? तब वापस घर आएंगे और वापस घर आने के बाद नेक्स्ट डे हम वापस समय से पहले और पूरा पता करके जाएंगे कि इस बार हमें बस मिल ही जाए और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। सो दोस्तों, ये इसलिए बताया मैंने कि अब जब मैं चालू करो फिजिक्स, ये भी कुछ ऐसा ही है। हो सकता है कि पहले बार में तुम्हें न समझे, हो सकता है ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो बने रहो। हो सकता है थोड़ी देर बाद समझ में आ जाए, वापस घर नहीं जाना है, कि घर चले गए वापस तो पहुंचोगे ही नहीं। लेकिन नहीं समझा, दोबारा देख लो, दोबारा पढ़ो, दूसरे तरह से ट्राई करो, तो डेफिनेटली जम जाएगा। और फिजिक्स यही है, आसान है, बहुत आसान है फिजिक्स, बस ट्राई करना है। जैसे हमें बस के लिए ट्राई कर रहे थे, बार बार नहीं मिली तो हम दूसरे दिन भी ट्राई किए, सेम अगर हमने फिजिक्स के लिए ट्राई किए तो डेफिनेटली हमें ये सब चैप्टर बहुत इजी जाएगा। अदरवाइज सब जन फिजिक्स को बहुत हार्ड बोलते हैं और हम भी हार्ड बोलेंगे, लेकिन याद रखना, जैसे हम बस पकड़ते हैं, दूसरे दिन भले बस पकड़ लेंगे, वैसे ही ये चैप्टर आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हो जाएगा अगर हमने सोचे तो दोस्तों चलो अब चालू करते हैं फिजिक्स। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबसे पहले करंट क्या है? क्या होता है करंट? मतलब होता है फ्लो। करंट मतलब होता है फ्लो, कुछ भी चीज बहना। अगर पानी बह रहा है तो हम उसे बोलेंगे वाटर करंट। पानी बह रहा है तो उसे बोलेंगे वाटर करंट। वैसे ही अगर चार्ज बह रहे हैं, चार्ज मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, चार्ज पास हो रहे हैं, तो वो हुआ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये निगेटिव चार्ज की वजह से होता है या पॉजिटिव चार्ज की वजह से? इलेक्ट्रिक करंट निगेटिव चार्ज की वजह से होता है या पॉजिटिव चार्ज की वजह से? सोचो, इलेक्ट्रिक करंट निगेटिव चार्ज की वजह से होता है या पॉजिटिव चार्ज की वजह से? बहुत बार हम ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ निगेटिव चार्ज, मींस इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। पूरा सही नहीं है, पूरा सही नहीं है। 3 इडियट मूवी हमने देखी थी, 3 इडियट मूवी हमने देखी थी, उसमें हमें वो सीन याद है कि अगर कोई टॉयलेट कर रहा है तो उससे भी करंट पास होता है, एंड वहां पे उन्होंने बोला था सॉल्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स हमने पढ़ा था, साले ने अप्लाई किया। तो सॉल्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सॉल्ट में क्या है? क्या उसमें इलेक्ट्रॉन है? वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे? नहीं दोस्तों, वहां पे आयंस बन रहे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे। फ्लो ऑफ चार्ज में जब हम बात कर रहे हैं तो हम वहां पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, सभी चार्ज की हम बात कर रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट
flow of charge from one end of conductor to other end is called electricity. Flow of charge from one end of conductor to other end is called electricity. अब हमें याद रखना है कि इसका जो ऐसा यूनिट है, पहले इसका एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं. I इज इक्वल टू Q बाई टी. I इज इक्वल टू Q बाई टी. नाउ Q क्या है? चार्ज इन कूलम. T is equal to time in seconds. So electric current, it is flow of charge from one end of conductor to other end. Flow of charge from one end of conductor to other end. And ये है कि भैया कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, that is current. कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, that is current. So I is equal to Q by T. और अब हम नोट करेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ I, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं. ये चीज ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं. सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. सो अब यहां से हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं 1 एम्पियर. यहां से हम एक और डेफिनेशन बनाएंगे 1 एम्पियर. सो ये देखो, जब I इज इक्वल टू Q बाई टी है, I इज इक्वल टू Q बाई टी. सो उसी हिसाब से 1 एम्पियर, I का यूनिट है एम्पियर. सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू Q का यूनिट कोलम, 1 कोलम, और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड. So 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. So इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 ampere, 1 ampere is defined as the flow of 1 coulomb of charge, the flow of 1 coulomb of charge for 1 second. The flow of 1 coulomb of charge for 1 second. So electric current, it is flow of charge from one end of conductor to another end. And यहाँ पे जो फॉर्मूला है I का क्या है? Q बाय T. Q क्या है? चार्ज, और उसका यूनिट क्या है? कूलम. I क्या चीज है? करंट, और I का यूनिट एम्पियर, टी टाइम, यूनिट सेकेंड. और उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला बना 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड. व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. इजी है. अब हम देखेंगे कूलम की डेफिनेशन. सो पहले तो चार्ज को हम डिनोट करें Q से. सो यहां से ही हम बना सकते हैं डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ IT, या सिंपल सा Q इज इक्वल टू IT, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम. और सीधा सा फॉर्मूला याद रखना, किट. सो भूलना नहीं है, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT. और फिर यहाँ पे 1 कोलम की अगर हमसे एक डेफिनेशन पूछा गया तो सेम हम वैसे ही बनाएंगे, 1 एम्पियर1 एम्पियर एंड टाइम इंटू 1 सेकेंड. सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज 1 कोलम? व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, देन चार्ज इज सेड टू बी 1 कोलम. व्हेन 1 ampere of current flows through conductor
for 1 second, when 1 ampere of current flows through conductor for 1 second, then charge is said to be 1 coulomb. So जब 1 एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से 1 सेकेंड के लिए, तो उस समय जो चार्ज रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? 1 कोलम. सो अभी तक के ये चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो हमने घुमा के 2 में बदले. क्या? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इज इक्वल टू I इंटू टी. दैट्स इट. अब दोस्तों तुम लोग मुझे बताओगे कहां पे करंट फ्लो हो रहा है. मैं सर्किट बनाते जाऊंगा और तुम बताओगे कहां कहां करंट फ्लो हो रहा है. क्या इसमें करंट फ्लो होगा? क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होगा? सबसे पहली चीज, सर्किट कंप्लीट नहीं है. सर्किट कंप्लीट नहीं है. वैसे सर्किट मतलब क्या? सर्किट मतलब क्या? इसमें क्या क्या रहना चाहिए सर्किट में? सर्किट में क्या क्या रहना चाहिए? एक बैटरी या फिर सेल. क्यों बैटरी या सेल? क्यों? टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस. टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्ड ही को घुमा दिए तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. इसकी क्या जरूरत है? करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की क्या जरूरत है? लेट्स से ये पेन है और ये मैंने अपना हाथ रखा, ये एक ही लेवल पे है. अब क्या ये पेन इधर से इधर जाएगा या ये पेन इधर से इधर जाएगा? जाएगा इधर से इधर. जा बेटा जा, इधर आ बेटा, आ जा. आएगा पेन इधर? नहीं आएगा. कब आएगा? हाँ, अब देखो लेवल का अंतर था और जैसे ही लेवल का अंतर था पेन मूव हो रहा है. अगर इधर से अंतर है तो इधर मूव हो रहा है. मतलब ये पेन भी हायर लेवल से लोअर लेवल जा रहा है. सेम हमने पानी अगर नहाए होगे सो गर्म पानी करते हैं हम. अब गर्म पानी करते हैं और ठंडा मिलाते हैं तो हमने देखा है कि गर्म पानी की हीट ठंडे पानी में जाती है. अगर गर्म पानी की हीट ठंडे पानी में जा रही है मतलब हीट भी लॉस हो रही है या हीट ट्रांसफ़र हो रही है. हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर. अगर एक ही टेम्परेचर रहा तो इधर की हीट इधर जाएगी क्या? नहीं जाएगी. अगर एक ही टेम्परेचर है तो इधर की हीट इधर नहीं जाएगी. तो जब अगर एक ही लेवल है तो इधर से करंट इधर जाएगा क्या? इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी क्या? नहीं. जब सेम लेवल है तो करंट मूव नहीं होगा, चार्ज मूव नहीं होगे. और जब चार्ज मूव नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं. और इसीलिए लेवल का डिफरेंस होना जरूरी है. और वो लेवल का डिफरेंस को कुछ और नहीं, वो ही पोटेंशियल डिफरेंस है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ तो चार्ज मूव नहीं होगे और चार्ज मूव नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा. देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस एंड चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. कोई भी चीज हायर से ही लोअर लेवल पे जाएगी. सो इसीलिए सबसे पहले तो बैटरी होना जरूरी है क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है. टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही करंट फ्लो होने वाला है. समझ गए ना क्यों करंट फ्लो होगा? जैसे ही हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में टेम्परेचर
डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हो रही है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जा रही है, वैसे ही हायर लेवल से लोअर लेवल में भी करंट जाएगा। अगर लेवल सेम हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। सो एक चीज ये ध्यान में रहना चाहिए, एक बैटरी और सेल की जरूरत है टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी और सेल की जरूरत है टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ चलो हमने बैटरी और सेल तो दे दिया। दूसरा, की भी रहना जरूरी है। ये बैटरी सेल को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, की। अब इसकी क्या जरूरत है? बिना बटन के घर में टीवी चलेगी क्या? फैन ऑन कर दोगे क्या? नहीं ना भैया, बटन दबाओ। वही। थर्ड, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या है? ये एक तरह से अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट को फ्लो होने से रोकता है। ये देखेंगे हम चैप्टर में बाद में। और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। घर में रेजिस्टेंस देखे क्या हमने? आप जो रूम में बैठे हो, क्या वहां पे कोई रेजिस्टेंस है क्या? फिर सर्किट में रेजिस्टेंस की क्या जरूरत? रेजिस्टेंस कहां होता है भाई? ये जो हमने फैन लगाए हैं, ये जो टीवी है, ये जो कंप्यूटर है, यही चीज हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, और इसी में रेजिस्टेंस रहता है। इन्हीं को हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। सुनो ना, लोड शेडिंग, ये लोड हो गया, और इन्हीं का रेजिस्टेंस इज लोड रेजिस्टेंस। सो अब हमने देख लिया कि बैटरी की, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ बेसिक टर्म्स रहेंगे हमारे। सो अब एक नॉर्मल सर्किट इस तरह से हो गया, जैसे ये हमने दे दिए बैटरी, और ये दे दिए की। मिनिमम इतने चीज़ों की तो ज़रूरत रहना चाहिए। और अब हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट दिखाएंगे। सो करंट की डायरेक्शन हम दिखाते हैं हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। सो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। नाउ दिस इज सर्किट, ये बन गया सर्किट, और इसमें करंट फ्लो होगा। ये बन गया सर्किट, और इसमें करंट फ्लो होने वाला है। अब चलो, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है, ये सर्किट भी बन गया। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज कंटिन्यूअस। सबसे पहली चीज है कंटिन्यूअस रहना चाहिए, मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक। जैसे अगर ये ब्रेक हो गया तो करंट यहां से फ्लो नहीं होगा, करंट यहां से फ्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो ब्रेक हो चुका है ना। इसलिए इट इज कंटिन्यूअस। क्या कंटिन्यूअस? पाथ। इट इज कंटिन्यूअस पाथ। क्यों? फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, और फिर हम इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब यहां पे सीधा से हम लिख सकते हैं प्रोवाइडेड विथ पोटेंशियल डिफरेंस और प्रोवाइडेड विथ बैटरी। सो ये बेसिक सी चीज हमें ध्यान में रखना है कि बैटरी का क्या पर्पज़ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या पर्पज़ है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी करंट फ्लो होगा। की क्यों चाहिए? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। और सर्किट क्या होता है? इट इज कंटिन्यूअस पाथ जिससे करंट फ्लो हो रहा है। ये कंटिन्यूअस पाथ है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। अब एक क्वेश्चन, ये पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है? Why birds don't get current while sitting on electric wire? जब ये बर्ड्स एक इलेक्ट्रिक वायर में बैठे रहते हैं तो इन्हें करंट क्यों नहीं लगता है? कभी सोचा है कि ये बर्ड्स लोगों को करंट क्यों नहीं लगता जब वो एक ही वायर में बैठे हैं? तो कुछ तो भी होगा, शायद उनकी बॉडी में कुछ है जिससे उन्हें करंट नहीं लगता है ना।
नहीं नहीं, या तो हो सकता है उनके पैर में कुछ हो, या शूज पहन के बैठे रहते होंगे, शायद शूज पहन के बैठे रहते होंगे इसीलिए, या ग्लव्स वगैरह। नहीं ना, फिर करंट क्यों नहीं लगता? क्या है ऐसा कि उन्हें करंट नहीं लगता है? Why birds don't get current while sitting on an electric wire? सोचो सोचो, और एक और चीज सोचो, यह जो इलेक्ट्रिक वायर है जो पोल्स में लगे हुए रहते हैं, वो इतने दूर दूर क्यों रहते हैं? वो वायर इतने दूर दूर क्यों रहते हैं? पास में क्यों नहीं चिपके हुए रहते? ताकि बर्ड्स को करंट न लगे। अच्छा, ये वायर पास में रहे तो बर्ड्स को करंट लगेगा, दूर रहने से नहीं लगता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली करंट फ्लो होने के लिए अभी हमने देखा सबसे मेन चीज जो जरूरत है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो होने के लिए जो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे कि बर्ड एक ही वायर में बैठे हैं, अब एक ही वायर में बैठे हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्या? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है सो करंट कैसे फ्लो होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है सो करंट फ्लो होने के तो चांसेस ही नहीं है। और इसीलिए बर्ड्स को करंट नहीं लगता, क्योंकि वो एक ही वायर में बैठे रहते, और एक ही वायर में बैठने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने की वजह से उन्हें करंट नहीं लगता। अब ये वायर इसलिए दूर दूर है, अगर वो पास में रहते तो उनके विंग्स दूसरे वायर को टच हो जाते, और जब एक साथ दूसरे वायर को टच हो जाते, एक साथ दो वायर को टच रहते, तब पोटेंशियल डिफरेंस रहता, और तब पोटेंशियल डिफरेंस रहता सो करंट फ्लो होता, और ऐसे में बहुत सारे बर्ड्स फालतू में मारे जाते। इसीलिए वो वायर दूर रहते ताकि बर्ड्स को कोई नुकसान ना हो। सो ये चीज़ याद रखना, बर्ड्स को करंट क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। हमने ये भी सुना है कि चप्पल पहन लिए या फिर शूज़ पहने तो भी हमें करंट नहीं लगता है, यानी इलेक्ट्रिक का काम करते समय हमने शूज़ पहनना चाहिए या चप्पल पहन लेना चाहिए ताकि हमें करंट ना लगे, ग्लव्स पहनना चाहिए सो हमें करंट ना लगे। ऐसा क्यों? इससे क्या है? सो ये भी चीज़, ये देखो कि जैसे ये सेल है, ये अपना सर्किट है। अब यहाँ पे हमने दे दिए पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हमने दे दिए पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये करंट जा रहा है और ये अपन ने की भी ऑन कर दी है, और इधर एक लोड रेजिस्टेंस लगा है। बट यहाँ पे सर्किट इस तरह से, सो क्या ये करंट यहाँ से इधर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये सर्किट ब्रेक है, यहाँ पे ये सर्किट ब्रेक है, और सर्किट ब्रेक होने की वजह से, सर्किट वहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। यही कारण है अब कि जब हम चप्पल पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है अर्थ से, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है अर्थ से। मतलब जैसे हमने वायर को टच किए तो एक सर्किट बन गया जो हमारे बॉडी से करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट बन गया जो हमारे बॉडी से करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे शूज़ है, सो वो क्या है? बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे तो करंट पास हो नहीं रहा है, उससे करंट पास नहीं हो रहा है, सो अर्थ तक के करंट पास नहीं हो रहा है, और जब अर्थ तक के करंट पास नहीं हो रहा है तो सर्किट इज इनकम्प्लीट। और जब सर्किट इनकम्प्लीट है, जब सर्किट इनकम्प्लीट है सो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, और इसीलिए करंट फ्लो नहीं होता है। सो करंट फ्लो होने के लिए ज़रूरी है सर्किट कंप्लीट होना, करंट फ्लो होने के लिए ज़रूरी है पोटेंशियल डिफरेंस होना। सो अब ये बताओ कि जैसे ये वायर है, ये वायर में, ये जो वायर है, इस वायर से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है।
हाँ, अब करंट फ्लो होगा। और इस वायर से देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं, इस वायर से भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। अब सर्किट कंप्लीट है, सो अब करंट फ्लो होगा। अब करंट की डायरेक्शन कौन सी रहेगी? करंट की डायरेक्शन हमेशा याद रखना पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये जो बड़ा वाला है इसे हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ये माइनस। सो करंट की डायरेक्शन हम हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव दिखाते हैं। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट is always from positive terminal of battery to negative terminal of battery. करंट की डायरेक्शन हमेशा याद रखना पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल रहती। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर रहेगी। सो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी रहेगी कंपेयर टू दैट ऑफ करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम negative to positive terminal। सो दोस्तों पहले ये बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है। वो बर्ड्स वाला ध्यान में रखना। दोबारा कभी किसी को ये आंसर नहीं देना कि बर्ड्स की बॉडी में कुछ रहता है या उसके पैरों में कुछ रहता है। क्यों करंट फ्लो नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। और जब हम शूज़ वगैरह पहनते हैं और इलेक्ट्रिक वर्क करते तब हमें करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? डिनोटेड बाय V। V is equal to W by Q। V is equal to W by Q means it is the work done in moving a unit positive charge बोलो या in moving a charge। ना चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया कुछ या रटना है? देखो मान लो जैसे 10 kg का वेट है, 10 kg का वेट है और आप लोगों को 10 kg का वेट यहां से थोड़ी दूर रखना है। आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, थोड़ी मतलब एनर्जी लगेगी। अगर वो 10 kg के बदले 20 kg का रखना है तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ये। बट लेट्स से कि आपके बदले कोई बॉडी बिल्डर है, कोई रेसलर है, उसे बोला गया है कि 20 kg का वेट रख ले, जिसका वेट ही खुद बहुत एकदम तगड़ा पहलवान है, उसे बोला गया 20 kg का वेट रख दे यहाँ से वहाँ। सो उसके लिए तो आसान है। और लेट से कि आपके बदले कोई छोटी सी बच्ची है, 4-5 साल की, उसे बोला गया 10 किलो का वेट इधर से उधर रख, बेचारी तो हिला भी नहीं पाएगी। यहाँ से वहाँ रखने के बाद दूर वो वेट हिला भी नहीं पाएगी 10 किलो का। सो ये क्या हुआ? सो ये देखो वो रेसलर का पोटेंशियल ज़्यादा था, उसे बहुत कम वर्क करना पड़ रहा है उतना वेट इधर से उधर मूव करने के लिए। आपका पोटेंशियल उससे कम था, सो आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। और वो छोटी बच्ची का पोटेंशियल बहुत ही कम था, निग्लिजिबल था, सो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। थोड़ा से भी चार्ज
ये वेट को मूव करने के लिए। सेम वही हुआ पोटेंशियल, कि कितने आसानी से वो चार्ज को इधर से उधर मूव कर रहा है, नहीं उससे के लिए कितना वर्क करने की जरूरत है। सो इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो अगर वो बहुत आसानी से वर्क कर रहा है सो हम सीधा सा बोलेंगे उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, नहीं और नहीं तो पोटेंशियल कम है ना। इससे और बेसिक सा है, हम मगअप भी कर सकते हैं, V इज इक्वल टू W बाय Q, V इज इक्वल टू W बाय Q। नाउ यूनिट, सो याद रखना है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। फिर सेम वैसा ही 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब एक डाउट, सर ये जूल क्या है? सो ये हमने पढ़ा है, इट इज ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सो हमें ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है और इसी से हम फिर ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी। जैसा कि बोला गया डिफाइन 1 वोल्ट, सो व्हेन जैसे हमें आया डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, सो हम कैसे डिफाइन करेंगे? when 1 joule of work, when 1 joule of work is done for moving 1 coulomb of charge, when 1 joule of work is done for moving 1 coulomb of charge, then the electric potential, then the potential भी हम बोल सकते हैं is said to be 1 volt। तो जब 1 जूल वर्क हो रहा है 1 कूलम चार्ज के लिए, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। और इसी से फिर हम फॉर्मूला बना सकते हैं W का। सो W इज इक्वल टू Q इंटू V, W इज इक्वल टू Q इंटू V। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बाद में भी बहुत ज़्यादा काम का है। तो ये याद रखना, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो हमने एक याद रखे, V इज इक्वल टू W बाई Q, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट इज, सॉरी ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। सो V इज इक्वल टू W बाई Q, ऐसा यूनिट ऑफ W जूल। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। और फिर वर्क डन का क्या फॉर्मूला बनेगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। नाउ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ क्या बोल रहे हैं? The current flowing through circuit, the current flowing through circuit, the current flowing through the circuit is directly proportional, is directly proportional to the potential difference applied across it. The current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference applied across it, provided that the physical conditions like, provided that the physical conditions like
टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and material remain constant. So ओम्स लॉ क्या बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो करंट भी कम फ्लो होगा। बट कुछ कंडीशन है कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा रहता है वायर में, जैसे ये वायर हो गया, सो ये जो चीज है दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो है ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर ये सेम रहना चाहिए। सो ओम्स लॉ बोल रहा है कि जो V है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट, एंड मटेरियल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज V इज इक्वल टू IR। R क्या है? रेजिस्टेंस, इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, वीर, V इज इक्वल टू IR वीर, और ये लिटरली वीर फॉर्मूला है। अगर ये याद रहा तो फिजिक्स वैसे ही आसान हो जाता है। फिजिक्स के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओम्स लॉ ने बोला है जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। एक बेसिक सा चीज देख सकते हैं, जैसे पेन है, दोनों लेवल सेम है, मूव नहीं हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पेन मूव नहीं हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस है, पेन मूव हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, पेन ज्यादा मूव हुआ। मतलब सीधी सी चीज है, जितना डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट। और यही चीज देखो जो हम बोलते हैं लाइटनिंग हो रही है, जब बिजली चमक रही है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए करंट भी बहुत ज्यादा फ्लो होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय भी पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से करंट भी बहुत ज्यादा फ्लो होता है। ये तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, सो याद रखना उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब V इज इक्वल टू IR, सो इससे हम निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V बाय I, R इज इक्वल टू V बाय I। सो फिर इससे इसे, अब R क्या है? रेजिस्टेंस। तो इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये हो गया है ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं। सो हमने ओम्स लॉ देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो रहा है, जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, लेंथ सेम रहना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए, एंड मटेरियल सेम रहना चाहिए। क्यों ये सब सेम रहना चाहिए? क्यों ये सब सेम रहना चाहिए? अब भाई जैसे सीधी सी बात है, मैं दो जन की रेस लगाया, मैं दो, लेट्स से ए और बी, दो बंदों की मैंने रेस लगाया। ए को बोला यहाँ से आपको 1 किलोमीटर जाना है, और बी को बोला यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है। सादी सी बात है, ए के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, 1 ही किलोमीटर जाना है, बी को 10 किलोमीटर जाना है। अगर मुझे रेस लगाना है, सो प्रोवाइड एक ही चीज़ है, दोनों की बराबर लेंथ रहनी चाहिए, तो वो सही हुआ, तो सही हुआ। तो यही चीज़ है, इसलिए लेंथ कांस्टेंट। अगर मैं दो डिफरेंट मटेरियल रख रहा हूँ, सो कैसे चलेगा? दो डिफरेंट मटेरियल रख रहा हूँ तो कैसे चलेगा, या डिफरेंट लेंथ रख रहा हूँ कैसे चलेगा? तो हमें पूरी कंडीशन सेम देना है, पूरी कंडीशन
सेम प्रोवाइड करनी। जस्ट लाइक जैसे मैंने कॉपर लिया, उसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और दूसरी तरफ मैंने प्लास्टिक ले लिया, उसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और प्लास्टिक को मैंने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इफ दे पाया तो, और फिर मैं बोल रहा हूँ देखो फायदा ही नहीं हुआ, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अरे भाई वो नॉन कंडक्टर है, वो नॉन कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। और ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, सेम मटेरियल, अगर तुम्हें अप्लाई करना है लॉ तो सेम मटेरियल पे, ऐसा नहीं कि डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर लिए। सो ये चीजें ध्यान में रखना। सो ओम्स लॉ क्या बोला, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड temperature remain same. V is proportional to I, V is equal to IR, therefore R is equal to V by I. Now resistance. It is the opposition. It is the opposition to the flow of current. It is the opposition to the flow of current. So resistance क्या है, ये opposition है किसके लिए, flow of current को। नहीं, current को flow होने से जो रोक रहा है, current को flow होने से जो रोक रहा है उसे क्या बोला जाता है, resistance. It is the opposition to the flow of current. और हमने देखा था फॉर्मूला V is equal to IR. So R क्या हो गया, V by I. और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस अभी हमने देखा ओम। सो अब 1 ओम की हम डेफिनेशन देखेंगे, 1 ओम। सो यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. So 1 ohm is the opposition offered किसे, to the flow of current. कितना current, to the flow of 1 ampere of current. So opposition किसे, flow of 1 ampere of current. कब, when potential difference is, when potential difference is 1 volt. सो ये सीधा सा याद रखना कि 1 ओम क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करेंट जब 1 एम्पियर करंट जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। 1 एम्पियर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। सो अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। सो पहले रेजिस्टेंस इज, देखो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दो डिफरेंट टर्म्स है। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दो डिफरेंट टर्म्स है आयरन में। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मीन्स R is proportional to L. R is proportional to L. जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी, जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। एक सीधी सी चीज़ याद रख सकते हैं हम, जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ conductor. Resistance is inversely proportional to the area of cross section.
रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका? ऑफ कंडक्टर. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. देखो सीधी सी बात है, बेसिक सा कंसेप्ट. अगर एक दरवाजा है और उसे 40-50 जन जा रहे, धक्का मुक्की ज्यादा होगी, ज्यादा एक में को अपोज करेंगे. अब एक दरवाजे के बदले 3 दरवाजे हो गए या 2 हो गए, सो अपोजिशन कम हो जाएगा, धक्का मुक्की कम हो जाएगी. हम यही चीज देखते हैं रेलवे में टिकट विंडो में. सो जितनी ज्यादा टिकट विंडो रहेगी उतना कम क्राउड रहेगा, उतना आसानी से होगा, उतना कम अपोज करेंगे एक में को. सेम यही चीज है इधर भी. जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो रहे मतलब रेजिस्टेंस कम. सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और अगर हमने ये दोनों को मिला दिए तो ये हो गया R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A. अगर हमने इन दोनों को मिला दिए तो ये हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A. R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A. और अब हम इससे बोल सकते हैं ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के R इज इक्वल टू रो L बाय A. R इज इक्वल टू रो L बाय A. ये रो क्या है? इट इज रेजिस्टिविटी. रो क्या है? इट इज रेजिस्टिविटी. और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो. और ये मटेरियल के हिसाब से रहती है. रेजिस्टेंस एक जनरल टर्म लिए, सो रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रहेगी. नाउ रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल. ये चीज याद रखना. रो इज इक्वल टू ये ए इधर चलेगा एल. अब हम इसका यूनिट निकालेंगे. ऐसा यूनिट ऑफ रो. सो हमें पता है आर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम. एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर. और लेंथ का यूनिट है मीटर. सो ये मीटर और ये कैंसल. सो ऐसा यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर. ऐसा यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर. सो बेसिक सा है, इजी है, जमेगा. अब एक पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. अच्छा अब यह बताओ, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, कोई मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ या बैड कंडक्टर? अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, कोई से भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, सो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सोचो. रेजिस्टिविटी ज्यादा रहा, सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सो याद रखना, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा, देन इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जिसकी रेजिस्टिविटी कम रहेगी वो उतना ज़्यादा गुड कंडक्टर रहेगा, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी. जमा जिसकी भी रेजिस्टिविटी कम, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, दैट विल बी गुड कंडक्टर. सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज. रेजिस्टेंस इन सीरीज. जब दो और दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को एक के बाद एक लगाया जाए, दो और दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को एक के बाद एक लगाया जाए, तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज. जैसे यहां पे हमने 3 रेजिस्टेंस को एक के बाद एक लगाया है, R1, R2, R3. सो ये तीनों रेजिस्टेंस हो गए रेजिस्टेंस इन सीरीज. दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो अब सर्किट हमें बनाना है, बैटरी हमने दे दिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव,
की दे दिए, कई बार हम पोटेंशियल डिफरेंस ये चेंज करने के हिसाब से रियोस्टेट भी दे सकते हैं ना। रेजिस्टेंस है, सो करंट मेजर करना है। करंट मेजर करने के लिए याद रखना एमीटर की ज़रूरत रहती है। सो यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना, एमीटर हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर potential difference. Voltmeter is used to measure potential difference. It is, voltmeter हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, always connected in parallel. It is always connected in parallel. It is always connected in parallel. So ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि एमीटर को हम सीरीज में लगा रहे हैं और वो करंट मेजर करने के काम आता है, एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा रहे हैं और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ से जितना करंट जाएगा, लेट से यहाँ से करंट आए जा रहा है, अगर कोई दूसरा पाथ नहीं है, कोई दूसरा पाथ नहीं है, तो सभी के सभी उधर से ही जाएंगे। जैसे ये एक रोड है, यहाँ से लेट से 100 लोग पास हो रहे हैं, ये रोड से 100 लोग पास हो रहे हैं। अब कोई पीछे नहीं जा रहा है और कोई कहीं पे रुक नहीं रहा है, सो लेट से ए पॉइंट से कितने जन पास होंगे? 100। बी पॉइंट से कितने जन पास होंगे? 100। सी पॉइंट से कितने जन पास होंगे? 100। सो ये जो 100 है, दिस इज करंट। मतलब याद रखना, सीरीज में करंट सेम रहता है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। सीरीज में करंट सेम रहता है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है। हाँ, अगर यही पैरेलल रहता, कि यहां पे अगर 100 है, यहां से 100 जन जा रहे हैं और यहां से अगर मैं बोलूं कि 40 जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली तुम बोलोगे यहां से कोई यहां पे स्टॉप नहीं हो रहा है, सब आगे ही मूव हो रहे, सो यहां से 60। ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। सीरीज में सेम करंट रहेगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर, सीरीज में सेम करंट रहेगा। मतलब R1 से भी I करंट पास होगा, R2 से भी I करंट पास होगा, R3 से भी I करंट ही पास होगा। लेकिन अगर यही पैरेलल रहता तो उनसे अलग अलग करंट पास होता। सीरीज में सभी रेजिस्टर से सेम करंट पास होता है। तो अब हम करंट मेजर करने के लिए यहां पे लगा देते हैं एमीटर। ये हमने एमीटर लगाया। अब ये जो पाथ है, ये कैसा भी हो सकता है, उसकी स्लोप कैसे भी हो सकती है, तो पाथ चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल चेंज हो सकता है, पोटेंशियल चेंज हो सकता है। सो R1 के अक्रॉस हम पोटेंशियल चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, एंड R3 के अक्रॉस भी, और एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। सो ये हमने लगाया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए V, और यहां पे हमने लगा दिया इसके अक्रॉस में, अक्रॉस मतलब पैरेलल, V1 V2 V3। सो अब करंट आया जा रहा है थ्रू ईच रेजिस्टर। जो R1 है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है V1, R2 के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है V2, R3 के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है V3। R1 R2 R3
are connected one after other, such type of combination is called series combination. In series combination, current across each resistor is सेम. ये चीज़ याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहेगा सभी रेजिस्टर के इसमें सेम रहेगा, यानी सभी रेजिस्टर से जो करंट पास हो रहा है वो सेम हुआ. लेट हम कंसीडर करें कि जो RS है दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस का मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. जो RS है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया. R1 R2 R3 हमें पता चल गया. V1 V2 V3 ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1 R2 एंड R3. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1 R2 एंड R3. एंड जो V हुआ दिस इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. सो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. सो अभी हमने देख लिया रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो रेजिस्टर्स है वो एक के बाद एक लगे हुए, ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना कि जो करंट रहता है वो सेम रहता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर. करंट विल बी सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर. किस में डिवाइड होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. किस में डिवाइड हो रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अब हम देखेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज. सो बाय ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर. V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, I टोटल करंट जो पास हो रहा है, और हम टोटल रेजिस्टेंस को क्या मान रहे हैं? RS, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. और उसी तरह से V1 क्या हो जाएगा? IR1. V1 will be equal to IR1. I तो सेम ही है. V2 will be equal to IR2 and V3 is equal to IR3. Now जो V हो गया V is equal to V1 plus V2 plus V3. V is equal to V1 plus V2 plus V3. इस हिसाब से अब देखो IRS is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. IRS is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. अब हम क्या करेंगे? हम राइट साइड से I को कॉमन ले लेते हैं. सो ये हो गया R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3. So I cancel. RS is equal to R1 plus R2 plus R3. अगर ये तीन रजिस्टर ना होके n रजिस्टर्स होते, तीन रजिस्टर ना होके n रजिस्टर होते, फॉर n रजिस्टर्स हमारा Rn क्या हो जाता? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn. सो बहुत ही ईजी सा डेरिवेशन है कि जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. हमें बस कुछ बेसिक से पॉइंट याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम. इन
सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। सो देख लो हमने क्या किया था, हमने लिया V total potential difference, I total current, and current will be same across each resistor, RS total equivalent resistance। now R1 R2 R3 हमने क्या लिया, resistors 1 resistor 2 resistor 3 and V1 V2 V3 उनके अक्रॉस में पोटेंशियल। अब बाय ओम्स लॉ V is equal to IRS, by Ohm's law V is equal to IRS, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सम रहेगा। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ, इसका क्या मतलब है, IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हमने IRS इज इक्वल टू इधर से I कॉमन लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसल, इसका मतलब हुआ RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस इन सीरीज के हम कुछ पॉइंट्स हमें जो ध्यान में रखने वो देखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, ये याद रहना चाहिए हमें, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहेगा सभी रेजिस्टर के अक्रॉस वो सेम रहेगा। सेकेंड, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस is the sum of individual potential difference. Total potential difference is the sum of individual potential difference. थर्ड, सो पहला हमने देखे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। सेकेंड देखे कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इज सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये हमने देख लिया था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is the sum of equivalent resistance is the sum of individual resistance, means RS is equal to R1 plus R2। अगर ये V3 है तो हम R3 ले रहे, अगर Vn तक के लेते तो हम Rn भी ले लेते। RS is equal to R1 plus R2 plus R3। So series combination is used to increase the total resistance। so series combination यूज होता है ताकि हम टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ा सके। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसे आप कैलकुलेट करो, बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल आता है इसके। अगर इससे 3 ओम है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है, इनके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगे हुए। सो तुम्हें यह बताना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। सिंपल सा है, हमें दिया हुआ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 3 ओम 4 ओम एंड 2 ओम। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। सो हमें क्या दिया हुआ है, R1 3 ओम, R2 4 ओम, R3 2 ओम। सो RS क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, RS 3 plus 4 plus 2, so RS is equal to 9 ohm। so क्या हार्ड है फिजिक्स? हम जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, क्या ऐसे न्यूमेरिकल्स हार्ड है?
ये सब मन से है। अगर तुमने मन से सोचे कि इजी है तो इजी है, नहीं सोचे तो फिर हार्ड है, फिर कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो पैरेलल में क्या होता है, पाथ मिलते हैं हमें अलग। सो अगर मान लो इससे करंट आया जा रहा है, सो ऑब्वियसली करंट डिवाइड होने वाला है, इससे I1, इससे I2 और इससे I3। अगर इससे I1 जा रहा है, इससे I2, इससे I3। ये हुआ हमारा बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की। अब करंट हर एक से अलग है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एमीटर हर एक में, और एमीटर कैसे लगाते हैं, इन सीरीज। पैरेलल में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विल बी सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये हमने लगाया वोल्ट मीटर। नाउ ये हुआ R1, R2, R3। सो let V total potential difference across each resistor so V हो गया total potential difference across each resistor। I1, I2, I3 be the current, I1, I2, I3 be the current through R1, R2 and R3, through R1, R2 and R3। अब हम ले रहे हैं RP is equivalent resistance in parallel, equivalent resistance in पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। नाउ बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। सो अब ये पहला जो रहेगा V इज इक्वल टू आई आर पी, V इज इक्वल टू आई आर पी। सो दिस इंप्लाइज I is equal to V by RP, I is equal to V by RP। इसी तरह से जो I1 हो जाएगा, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V by R1, I2 is equal to V by R2 एंड I3 क्या हो जाएगा, V by R3। अब हमें पता है जो टोटल करंट होता है, जो टोटल करंट होता है दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। सो I is equal to I1 plus I2 plus I3। So V by RP is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। अब हम इस साइड से V को कॉमन निकाल लेंगे। So this is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। So ये हो गया 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 for n resistors। अगर यही n resistors हो गए so अब क्या हो जाएगा, 1 upon Rn, sorry 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn, up to 1 upon Rn। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में याद रखना कि करंट डिवाइड हो जाता है। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो ये हुआ V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और हम V कॉमन लेंगे तो उधर क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
अब ये v और ये v कैंसिल, मीन्स 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल के हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, voltage across each resistor is same. Voltage across each resistor is same. In parallel combination, current या total current हम लेंगे, total current through circuit is equal to sum of current through individual resistor, sum of current through individual resistor. थर्ड, जैसे कि हमने देखा था 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस अप टू 1/rn। इसका मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistance. So reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistance. Fourth point, this combination is used to decrease the total resistance of circuit. This combination is used to decrease the total resistance of circuit. जैसे मान लो ये 4 ओम है और ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी 4 ओम है। सो जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है वो कितना हो जाएगा? 1/rp is equal to 1/4 plus 1/4, so ये हुआ 2/4, that is 1/2. so rp क्या हो गया? 2 ओम। rp is equal to 2 ओम। इसका क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टर है 4 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टर 2 ओम उससे छोटा आएगा। सो याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन individual resistance, and this combination is used to decrease the total resistance of the circuit. अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन, और क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन? देखिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किए तो क्या होगा? मान लीजिए ये आपके यहां टीवी है, दिस इज फ्रीज, और ये बल्ब है। एंड इफ आपका बल्ब फ्यूज हो गया, सो ये जो है ये सर्किट ब्रेक हो गया। अगर बल्ब भी फ्यूज हो गया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, ना ही करंट टीवी से फ्लो होगा, ना ही फ्रीज से, यानी आपके यहाँ के हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस सब बंद हो जाएगी। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहा तो सभी के सभी अप्लायंस बंद हो जाएगी।
फिर और आपको कैसे पता चलेगा पहले क्या खराब हुआ है? और इसीलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा, सो ये देखिए, ये टीवी है, फ्रिज और ये बल्ब। लेट से अगर ये खराब हो गया तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, बट यहां से तो होगा। सो एटलीस्ट ये तो चालू है, सो हम इसे सुधार सकते हैं। लेकिन हमारा मतलब ऐसा होल्ड पे तो नहीं आ रही कि सभी के सभी अप्लायंसेस बंद हो गए, और इसलिए घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं कि नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किए तो एक डैमेज हुआ तो पूरे के पूरे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई एक पर्टिकुलर अप्लायंस डैमेज हो रहा है तो सिर्फ वही अफेक्ट करेगा, अफेक्ट होगा, बाकी कोई और अफेक्ट नहीं होगी। सो याद रखना दोस्तों, घर में हम क्या यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये देखिए कि हम मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं, चार्जर भी गर्म और मोबाइल भी गर्म हो जाता है, टीवी घर में गर्म हो जाती है, फ्रिज घर में गर्म होती है। ये सब गर्म कैसे हो रहे? ये सब कौन सी एनर्जी कंज्यूम कर रहे? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये अप्लायंसेस हीट हो रहे हैं, एंड यही चीज हुआ कि करंट जब पास होता है सो हीट प्रोड्यूस होती है, करंट जब पास होता है सो हीट प्रोड्यूस होती है। सो ये हीट किस पे डिपेंड है? कितने मतलब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, किस पे डिपेंड है? तो एक बेसिक सा चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जूल्स लॉ आया है, उन्होंने दिया था। तो जैसे कि मैं अगर ये हाथ को रब कर रहा हूँ, अगर मैं जितना ज़्यादा रब करूँगा, जितना फास्ट रब करूँगा, उतना हाथ गर्म हो गया। इसका मतलब कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा, अगर ये रफ सरफेस है, हमने देखा है कि अगर रफ सरफेस है, रफ सरफेस को ज़्यादा रब किया जाए तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब रफ सरफेस में ज़्यादा अपोजिशन होता है, सेम। अब अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सेम ऐसा ही अगर मैं रब किया अब तो मैंने पहले बार कम टाइम के लिए रब किया हाथ को, और अभी ज़्यादा, तो अभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब जितने ज़्यादा देर के लिए करंट पास होगा उतने ज़्यादा देर हीट प्रोड्यूस होगी। तो यही है जूल्स लॉ कि जूल्स लॉ, हीट प्रोड्यूस्ड is directly proportional, heat produced is directly proportional to the square of current. Heat produced is directly proportional to the square of current. जो heat produce हो रही है that is directly proportional to the square of current. It is directly proportional to the resistance. Directly proportional to the current, directly proportional to the current, sorry, to the time for which current is flowing, current is passing. So जो heat है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज पासिंग। और इन सबको हम मिला दें, सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी,
H is equal to I square RT. So directly proportional to square of current, directly proportional to resistance and directly proportional to time. अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि V इज इक्वल टू आई आर वाला कंसेप्ट यूज करके मैं जो ये H है इसे जैसे आई स्क्वायर आर टी है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आई आर टी, आई इंटू आई आर टी, और ये आई आर के बदले हम क्या लिखेंगे V. सो H इज इक्वल टू V आई टी, H इज इक्वल टू V आई टी, H इज इक्वल टू V आई टी. और हम यहाँ से I के बदले V बाय आर भी लिख सकते हैं. H इज इक्वल टू V इंटू V बाय आर टी. Therefore H is equal to V square T by R. H is equal to V square T by R. So Joule's law क्या बोल रहा है? Heat produced is directly proportional to square of current, directly proportional to resistance and directly proportional to the time for which current is passing. H is equal to I square RT, V is equal to IR, V is equal to IR. सो उस कंसेप्ट को यूज करके हमने निकाले H इज इक्वल टू वी आई टी एज वेल एज H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर. अब जो चीज ध्यान में रखना है, यूनिट हीट का यूनिट भी जूल है, हीट का यूनिट भी जूल है. सो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, हीट का यूनिट जूल है. और इसके अलावा कैलोरी भी है. सो अब relation between joule and calorie, relation between ये याद रखना है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. ये रिलेशन हमें याद रखना है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ, एंड रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरीज, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. सो ये जो चीज था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे हमारा पावर लॉस हो रहा था, इससे हमारी एनर्जी लॉस हो रही थी. और सही चीज वो है कि हम हमारे लॉस को भी फायदे में बदल दें, हम हमारे लॉस को भी फायदे में बदल दें. और यही चीज हमने की. ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारी जो एनर्जी लॉस हो रही थी, इसे भी हमने कुछ ऐसे चीजें बना के, ऐसे अप्लायंसेस बना के हमारे प्रॉफिट के लिए ले लिए. अब देखते हैं ऐसे कौन से अप्लायंसेस हमने बनाए जिससे ये जो लॉस हो रही थी हीट, ये भी हमारे प्रॉफिट के लिए यूज हो गई. applications of heating effect of electric current, applications of heating effect of electric current. सबसे पहला इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस. सोचो, प्रेस में कुछ मेटल ही रहता है नीचे, उसे हाथ लगाए तो गर्म होता है बट करंट नहीं लगता. ऐसा क्या चीज है कि गर्म तो हो रहा है बट करंट नहीं लग रहा है, गर्म हो रही है बट करंट नहीं लग रहा है. सो इसमें रहता है माइका शीट, एंड इट इज, माइका शीट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और जो हीट पास हो रही थी वो हमने यूज कर लिए इलेक्ट्रिक आयरन में. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें करंट नहीं लगेगा बट इट पासेस हीट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब. घर में जो बल्ब रहते हैं उसमें क्या रहता है?
टंगस्टन, उसमें रहता है टंगस्टन फिलामेंट, इट हैज टंगस्टन फिलामेंट। क्यों टंगस्टन फिलामेंट रहता है? एज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से वो फिलामेंट में जैसे ही करंट पास होता है वो हीट होता है, और जितना ज़्यादा वो हीट होगा उतना ज़्यादा वो ग्लो करेगा, जितना ज़्यादा वो गर्म होगा उतना ज़्यादा वो ग्लो करेगा। और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला कंसेप्ट यूज़ किया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर रहता है। इट हैज लीड टिन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, having low melting point. It is always connected in series. It is always connected in series. तो just consider करो कि ये मैंने फ्यूज लगा दिया, this is electric fuse। हमारे यहाँ जो MCB वगैरह हम बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वगैरह, इलेक्ट्रिक फ्यूज। और ये अब हमारे अप्लायंसेस लगे, लेट्स से दिस इज कंप्यूटर। अब यहां से करंट पास हो रहा है और ये वायर है, ये वायर है, ये लीड टिन वायर है। अब ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा करंट पास हो रहा है, बहुत ज़्यादा करंट पास होगा। अब बहुत ज़्यादा करंट अगर हमारे कंप्यूटर से पास होगा या बहुत ज़्यादा करंट हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस से पास होगा तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा, वो अप्लायंसेस पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा अप्लायंस डैमेज हो। सो एक्चुअली क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा करंट पास होता है, ये जो वायर है ये गर्म हो जाता है, वो पूरा हीट हो जाता है। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, सो जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट कम है ये मेल्ट हो जाता है, और जैसे ही मेल्ट हुआ सो ये गया। सो क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। और जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ करंट फ्लो होगा क्या, करंट फ्लो नहीं होने वाला है। और इस तरह से हमने हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कंप्यूटर वगैरह को बचा लिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम जैसे वेल्डिंग मशीन, यहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट यूज हो रहा है। सोल्डरिंग में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह यूज हो रहे हैं। सो याद रखना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें माइका शीट यूज होती है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसमें एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल यूज होता है आयरन में, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है इट विल मेल्ट, सो हमारे अप्लायंसेस सेफ रहेगी। और इसके अलावा वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग में ये यूज होते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पावर या पावर कंज्यूम, जो हम घर में पावर कंज्यूम करते हैं, वो पावर का फॉर्मूला क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सेम वही है, दिस इज वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला हमने देखा था जब भी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, बस वही है, V इंटू क्यू अपॉन टी। V इंटू क्यू, चार्ज इंटू पोटेंशियल अपॉन टी। एंड Q का हमने फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में, किट। सो Q इज इक्वल टू आई टी, वी आई टी अपॉन टी। सो T एंड T कैंसल, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर is equal to VI. Electric power is equal to VI. That is, electric power is equal to potential into current. ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रिक पावर
is equal to potential into current. Now यही इलेक्ट्रिक पावर के हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे वी आई है, वी आई, सो वी के बदले हम आई आर भी यूज कर सकते हैं. सो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर. और अगर हम आई के बदले वी बाय आर यूज किए, आई के बदले वी बाय आर यूज किए, तो यही पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर. अब देखो पावर का यूनिट क्या हुआ, यूनिट ऑफ पावर. अब हॉर्स पावर हमें पता है, वॉट पता है, लेकिन यहां पे हम ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं. सो वर्क का यूनिट था जूल, वर्क का यूनिट था जूल, और टाइम का यूनिट सेकेंड. वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड. ये और पावर का एक और यूनिट है वॉट, अनदर यूनिट ऑफ पावर. इसका मतलब क्या हुआ, वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड, वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड. सो इसका मतलब हुआ वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल, वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल. अब ये जो वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल, ये बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है. हम जो घर में यूज करते हैं, हमारा जो बिजली का बिल आता है, वो उसमें पावर का यूनिट क्या रहता है, वॉट इंटू सेकेंड रहता है क्या, उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है किलोवाट आर, KWH. वहां पे रहता है KWH, किलोवाट आर. सो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किलोवाट आर में. किलोवाट मतलब 1000 वॉट. सो KWH इज इक्वल टू 1000 वॉट, और 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड. इट मीन्स 3 6 1 2 3 और ये 2 5 अंडे, 3 6 and 5 zeros watt second. It means 3.6 into 10 raised to power 3.6 into 10 raised to power 1 2 3 4 5 6 एंड वॉट सेकेंड के बदले हम क्या लिख सकते हैं, जूल. इट मीन्स 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल. ये हमें ऑब्जेक्टिव के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान में रखना है. 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल.